हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। द ब्रिलियंट एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि करंट की एक मैराथन वीडियो बना दी जाएगी आपके लिए, और कोशिश की गई है कि आपके जो भी करंट के क्वेश्चन पूछे जाए आपके यहाँ से कवर हो जाए। एक वीडियो आज आपके लिए पड़ेगी, एक वीडियो हम कल आपके लिए बना देंगे मैराथन की। मेन उद्देश्य है पढ़ाई करना। इस समय आपके पास बहुत कम समय बचा है, तो इस समय सिर्फ वही पढ़िए जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ब्रीफ आपको नहीं पढ़ना है, इस समय एकदम शॉर्ट में पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़ाई करिए। फिर अगर आप बात करेंगे बेटा कि पेट के पेपर की, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, एकदम फ्रेश माइंड से पेपर दीजिएगा, क्योंकि एक पेपर किसी की ज़िंदगी को निर्धारित नहीं करता है। एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक बार एक गुरु के पास गए और कहा कि मैं विश्व विजेता बनना चाहता हूँ, क्या इसकी लकीरें मेरे हाथों में है। गुरु ने उनका हाथ देखा और कहा, नहीं, आप विश्व विजेता नहीं बन सकते क्योंकि आपके हाथ में लकीर नहीं है। उसी समय अलेक्जेंडर द ग्रेट ने क्या किया, अपना हाथ काट दिया। कहा, गुरु कहाँ लकीर होती, बनाया यहाँ पे लकीर होती, उतना ही काट दिया चक्कू से। कहा, देखिए ये लकीर बन गई, अब तो मैं बन सकता हूँ विश्व विजेता। तो अगर आप देखेंगे आप किस वंश में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, अमीर पैदा हुए या गरीब पैदा हुए, ये आपके लिए मायने नहीं रखता है। आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। एक बच्चा अमीर घर में पैदा हुआ है, अगर वो अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसकी जो संपत्ति है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, वो गरीब हो जाएगा। एक बच्चा अगर गरीब परिवार में पैदा होता है, वो कर्म करता है, मेहनत करता है, तो अपना भाग्य बदल सकता है, वह अमीर बन सकता है। तो अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो हमें गरीब मरना नहीं है, अगर हमें कर्म करना आता है। दूसरी बात है जो यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हैं आपके लिए बहुत अच्छी हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। इसी तरह जो भी गवर्नमेंट्स होंगी आपके लिए जॉब निकाल सकती हैं, आपके लिए फॉर्म निकाल सकती हैं, मेहनत हमको करना पड़ेगा तभी वो जॉब हमें मिलेगी। अगर हम नहीं मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई और नहीं कर रहा है, हम नहीं करेंगे तो हमारी जॉब दूसरा ले लेगा। तो अब मेहनत से पढ़ाई करिए और कर्म के द्वारा अपने भाग्य को बदल दीजिए। अपने परिवार को मत कोसिए कि हम गरीब हैं, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये नहीं है। तो आपके पास नहीं है तो आप कर्म करके हासिल कर लो ना। अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने पूर्वजों पे क्यों उंगली उठाओ कि हमारे पास ये नहीं है, वो अमीर हैं, हम गरीब हैं। आप कर्म करके अपना भाग्य बदल दो। ऐसे ही मेहनत करके आप अपनी लकीरें बदल दो, सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि आज भी वही कहावत एकदम सच है कि आज भी मेहनत करने वालों के पीछे सफलता और नौकरी दोनों भागती हैं। तो आपको मेहनत करना है, ना कि नौकरी के पीछे भागना है। आप मेहनत के पीछे भागिए, नौकरी आपके पीछे भागेगी। इसी के साथ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप एक करंट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप करंट के क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमने आपके लिए नाम परिवर्तन, जीआई टैग, जीएसटी, नीति आयोग, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया गया है। नाम परिवर्तन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप देखेंगे कि जो भी आपके नाम परिवर्तित किए गए हैं सन 2020 में, मोस्टली आपके 21 के यहाँ पे लिए गए हैं, कुछ आपके 20 के भी हैं इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है। अगर आप देखेंगे पहला इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है, अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या कर दिए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। तो आपको ये तो याद रहेगा क्योंकि श्री राम जी अयोध्या से ही संबंधित हैं। फिर अगला अगर आप देखेंगे झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिए हैं वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। बेटा थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक अगर होगी तो हम उसको सही कर देंगे, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। आप कॉन्टेक्ट पे ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे अगर अगला नेक्स्ट बात करेंगे, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन।
नेक्स्ट वीडियो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल कर दिए हैं अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली के नाम पे जो भी किया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो भी किया गया है, या कोई ऐतिहासिक महापुरुष है उसके नाम पर किया गया है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, पत्तनकोट परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपके लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कर दिए हैं शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं, मुगल म्यूजियम जो आगरा में है उसका नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। अब आराम से सुनिए, ध्यान से, आपको याद हो जाएंगे यहीं पर। फिर अगर आप देखेंगे, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर कर दिए हैं नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जो नेक्स्ट आपका नाम चेंज किया गया है वो कांडला बंदरगाह का है, दीनदयाल बंदरगाह। इसमें से आपको हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। अयोध्या झांसी का सबको याद रहेगा, ठीक है, तो शायद ना पूछे। फिर आप अगर देखेंगे, इसमें से आपका फिरोज शाह कोटला आपका इंपॉर्टेंट है, मानव संसाधन वाला इंपॉर्टेंट है, और आपका कांडला इंपॉर्टेंट है, और मुगल म्यूजियम वाला। इतने क्वेश्चन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो और भी कुछ नाम चेंजेस हैं इंपॉर्टेंट, जैसे आपके भोपाल मेट्रो, भोपाल मेट्रो का नाम रख दिए हैं राजा भोज। तो भोपाल मेट्रो अगर आप बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो ऐसा मान सकते हैं कि राजा भोज आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए इनके नाम पर क्या कर दिए हैं, भोपाल मेट्रो को रेल का नाम बदल के या मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोगीबील पुल, इसका नाम बदलकर अटल सेतु कर दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये अटल सेतु वाला, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला जो बात करते हैं, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर कर दिए हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनटीपीसी का पेपर देखेंगे तो आपका नाम परिवर्तन डेली जो भी पेपर होते थे सब में पूछा जाता था। तो आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर कर दिए हैं स्वराज द्वीप। बेटा आधा शाही लगा है, देखिए नीचे इसमें लगा है, तो स्वराज द्वीप कर दिए गए हैं, स्वराज द्वीप। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, नील द्वीप का क्या कर दिए हैं, तो नील द्वीप का कर दिए हैं शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का कर दिए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। इन तीनों को याद कर देखिए आप, देखिए बेटा एक तरीका है, क्या तरीका है, देखिए नील विद्रोह आपने सुना होगा, 1859 और 60 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फिर 1807 में नील आयोग का गठन कर दिया गया था। फिर जब गांधी जी आए थे आपके, तो उस समय भी नील उगाने वाले किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, तो चंपारण सत्याग्रह किया था। तो नील के लिए बहुत से लोगों ने क्या किया था, अगर बात करेंगे तो शहीद हुए थे या बलिदान दिया था, तो नील और शहीद। रॉस को कैसे याद करेंगे, रॉस को याद करेंगे बॉस से, रॉस द्वीप बॉस द्वीप, मतलब सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। हैवलॉक स्वराज, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे नया रायपुर का नाम बदलकर कर दिए हैं अटल नगर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नाम बदलकर पहले नया रायपुर किए थे, अब नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप देखेंगे रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, अटल सुरंग। अटल जरूर याद रखिएगा, अटल ज़्यादातर पूछा जाता है आपके पेपर में, तो कर दिए हैं अटल सुरंग। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर कर दिए गए हैं अटल पथ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर कर दिया है अटल पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल चौक। हमने अटल से जो क्वेश्चन है हमने एक साथ लिख दिया गया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक अटल का आपका ये है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपके अटल के ये हैं, इतने क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे साहिबगंज हार्बर, इसका नाम बदलकर कर दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिए हैं महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे, कुछ नाम चेंजेस और हैं। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदलकर कर दिए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेटा कुछ में क्या किया गया है, कुछ का एकदम नाम ही चेंज कर दिए गए हैं और कुछ में नाम बढ़ा दिया गया है। जैसे आप देखेंगे इसको छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का कर दिए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है और इनके प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त होती है, इसको पढ़ने में थोड़ा सभ्य लगता है।
तो आप देखेंगे साबरमती घाट का नाम क्या कर दिए हैं, अटल घाट कर दिए गए हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम कर दिए हैं भामाशाह सुरक्षा कवच, क्योंकि अगर आप बीमा करा लेते हैं ना तो आपके लाइफ की सुरक्षा हो जाती है, जो भी आप बीमा करा रहे हैं वो आपके सेफ्टी हो जाती है उससे, तो उससे आप याद कर लीजिएगा भामाशाह सुरक्षा कवच। फिर अगर आप देखेंगे मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, तो अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर कर दिए गए हैं महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। और क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए। मियो का बड़ा गांव जो आपका बाड़मेर राजस्थान में है, इसका नाम बदलकर कर दिए हैं महेश नगर, शंकर जी के नाम पर रख दिए हैं महेश नगर। अगला आप देखेंगे, ये तो आपको याद होंगे इंपॉर्टेंट, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिए हैं, फैजाबाद का अयोध्या है, गुड़गांव का गुरुग्राम है। फिर अगर आप देखेंगे अलीगढ़ और अहमदाबाद, इन दोनों का नाम जो है आपका हरिगढ़ और कर्णावती कर दिए हैं, ये भी आप याद रखिएगा, अभी प्रस्तावित है, हो जाएगा इनका भी नाम परिवर्तन, इतना आप याद रखिएगा, हरिगढ़ अलीगढ़ का और अहमदाबाद का कर्णावती। फिर आप नेक्स्ट अगर देखेंगे शिमला का नाम बदल कर दिए हैं श्यामला। नेक्स्ट और देखिए नाम परिवर्तन, झारसुगुड़ा हवाई अड्डा जो उड़ीसा में पड़ता है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिए हैं, तो वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिए हैं, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिए गए हैं, ये भी आप याद रखिए। फिर है आपका इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर कर दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। यहाँ पर वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बाकी नाम परिवर्तन बहुत किया गया है तो वो आपको नहीं पढ़ना, इतने आप पढ़ लेते हैं तो इसी में से आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा। फिर आप देखेंगे दूर संचार आयोग का नाम बदलकर कर दिए हैं डिजिटल संचार आयोग। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर कर दिए हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आप देखेंगे प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, है दिल्ली में पड़ता है, आपका सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में है, इसलिए आपका क्या है नाम उसी के नाम पर रख दिए हैं। फिर आप देखेंगे रेलवे सुरक्षा बल, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल कर दिए हैं भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय और सेवा इसमें ऐड कर दिए हैं, तो आप याद रखिएगा, ये भी आपसे बहुत पूछा गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर कर दिए हैं अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे, या आप इसको प्रोग्रेस वे कह सकते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे, ये आप याद रखिएगा। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिए हैं श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, ये आप याद रखिएगा, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। अगर आपको पूरा नाम नहीं याद होता है और जो नाम एकदम परिवर्तन कर दिए हैं तो आप इससे याद रखेंगे, जैसे आप देखेंगे ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस सिर्फ आप अटल बिहारी वाजपेयी याद कर लीजिए, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, फिर आप पूरा नाम जहाँ पे मिले उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में जो है इसका नाम बदल कर दिए हैं सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। फिर सेक्टर 5 मेट्रो स्टेशन जो नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका नाम कर दिए हैं प्राइड स्टेशन, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। फिर अगर आप बात करेंगे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी पुरस्कार होते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो सिर्फ इतना पढ़ लेना है कि किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है और कौन सा पुरस्कार कौन सी एजेंसी देती है। तो अगर आप बात करेंगे नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाली प्रमुख संस्था के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको याद कर लेना है। अगर आप बात करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में तो डायरेक्ट पूछेगा भौतिकी के क्षेत्र में किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम को टिक करना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन, सेम जो आपको भौतिकी में देती है वही आपको क्या है रसायन में देती है। फिर अगर आप देखेंगे फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है, इसके द्वारा दिया जाता है आपका फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है? तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम जो स्वीडन में पड़ती है उसके द्वारा दिया जाता है। फिर आप देखेंगे जो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो 5 सदस्यीय एक समिति बेटा नॉर्वेजियन स्टार्टिंग समिति है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा, नॉर्वे की संसद है, इसके द्वारा आपको दिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात है, कुछ फैक्ट और हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यूपी पेट का पेपर हो जाए, इसके बाद हम एक एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बना देंगे और अच्छे से आपको ब्रीफ से बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ब्रीफ से पढ़ें। वन लाइनर आप पढ़ लीजिए जो आपके काम आएगा। फिर आप देखेंगे हर साल नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया जाता है, जिसमें 6 विभिन्न क्षेत्रों में, ये आपको याद रखना है, जिसमें 6 विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। किसमें किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में, आपका भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब अर्थशास्त्र में आपका दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। ये पूछा गया है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है बेटा। समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो स्टॉकहोम स्वीडन में इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता सन 2020 के नाम की सूची। अगर आप देखेंगे ईयर के लास्ट में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आपको सन 2020 के पुरस्कार याद करने हैं, इस वर्ष अभी नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना है, ठीक है। अगर आप देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में, ये जो अब जो आपको बताने जा रहे हैं नाम किस क्षेत्र में किसको दिया गया है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या इसमें याद करना है? किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार दिया गया है और किस लिए दिया गया है, और वह किस देश से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन, किस क्षेत्र में किसको दिया गया है, किस देश से संबंधित हैं और किस लिए दिया गया है, 3 चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो आप अगर देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करेंगे, माइकल हाउटन को दिया गया, ये ब्रिटेन के हैं, हार्वे अल्टर को दिया गया, ये अमेरिका के हैं, और चार्ल्स राइस को दिया गया है, ये भी अमेरिका के हैं। तो तीनों को संयुक्त रूप से किस में दिया गया बेटा? तो चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, इतना आपको याद रखना है। हाँ, देखो बेटा, ये भी आपका हा है, ये भी आपका हा है, ये भी आपका है। फिर यहाँ देखेंगे राइस से याद कर लेंगे, चावल से याद कर लेंगे। हा चावल, राइस, मतलब कुछ लोग को चावल बहुत ज़्यादा पसंद होता है ना, लेकिन क्या है बेटा, डॉक्टर मना कर देते हैं। मान लीजिए किसी का पेट निकल रही है, हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर ने चावल मना कर रखा है, तो डॉक्टर ने चावल मना कर दिया है, चिकित्सा है बेटा, डॉक्टर क्या चिकित्सा, चावल मना कर दिया है लेकिन हमें बहुत पसंद है, तो डॉक्टर जब कहेंगे तो हमें हंसी आएगी, हा राइस, और हम ना खाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप ये याद रखिएगा। इनका कार्य क्षेत्र है बेटा, किस लिए दिया गया है? तो हेपेटाइटिस सी के इलाज की खोज, जो रक्त जनित हेपेटाइटिस, यकृत कैंसर व सिरोसिस कैंसर का प्रमुख कारण है, इसके क्षेत्र में इन्होंने रिसर्च किया है, इसलिए इनको दिया गया है संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो भौतिकी के क्षेत्र में अगर देखेंगे रोजन पेनरोज, ये अमेरिका के हैं, रेनहार्ड गेजल अमेरिका के हैं, और एंड्रिया गेज, ये भी अमेरिका के हैं, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। तो याद कैसे करेंगे? पेन गेज घेज, देखो बेटा, पेन गेज घेज क्या है? पेन। अगर आप पेन की बात करेंगे, पेन, तो पेन क्या है? ये साइंस का एक आविष्कार माना जाता है। तो मान लीजिए आपकी ये भौतिकी है, क्या एक प्रकार की साइंस की ही तो है। तो साइंस के क्षेत्र में पेन क्या है आपका? पेन एक प्रकार का आविष्कार है। तो पेन गेज घेज, पेन गेज घेज, पेन गेज घेज कई बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पेन गेज घेज, पेन गेज घेज, पेन गेज घेज, पेन गेज घेज। इसमें एक अच्छी बात यह है कि तीनों अमेरिका के हैं, पेन गेज हेज, पेन गेज हेज अमेरिका, पेन गेज हेज अमेरिका, ऐसे आप याद कर लेना, पेन गेज हेज अमेरिका। क्योंकि पेन क्या है? आपका भौतिकी से संबंधित है, इसीलिए क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान। अगर आप बात करेंगे काम क्या किया है, किस लिए इनको दिया गया है, तो ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए रोजर पेनरोज को और एंड्रियास घेज व रेनहार्ड गेजल को आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। अगर आप बात करेंगे ब्लैक होल की बात करेंगे, ब्लैक होल क्या होता है आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, ज़्यादा नहीं बता देते हैं। ऐसा क्या होता है, जो जिन तारों का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत बड़े आकार के होते हैं,
तो तारों की भी मृत्यु होती है, अर्थात उनका प्रकाश समाप्त हो जाता है। तो जो बहुत बड़े आकार के तारे हैं ये ब्लैक होल बन जाते हैं। ठीक है, तो आकाश में स्थित ऐसा क्षेत्र जहाँ सूरज का प्रकाश भी ना गुजर पाए, अगर प्रकाश गुजरता है तो ब्लैक होल उसको सोख लेता है, तो ऐसे क्षेत्रों को ब्लैक होल कहा जाता है। इतना भी आप याद रखिए। तो उसी के संबंध में इन्होंने खोज की है और आकाशगंगा के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम किया है, इसलिए इनको क्या दिया गया है, भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। तो अब देख सकते हैं रिसर्च किया है इन लोगों ने। फिर आप नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की आप बात करेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिक इमैनुअल कारपेंटियर जो अमेरिका की हैं और जेनिफर डायना जो है ये फ्रांस की हैं आपकी, इनको दिया गया है। इन्होंने काम क्या किया है, जीनोम एडिटिंग का काम किया है। जीनोम एडिटिंग के क्षेत्र में नया रिसर्च किया, नई नई खोजें की हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया है, आपका रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप नेक्स्ट बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के PLR मिलमग्रोम, पॉल, इनको पी भी कह सकते हैं, पॉल को पी भी शॉर्ट में लिख सकता है, तो पॉल R मिलमग्रोम ये अमेरिका के हैं और रॉबर्ट B विल्सन ये भी अमेरिका के हैं। संयुक्त रूप से दिया गया है। इन लोगों ने काम क्या किया है, तो नीलामी के सिद्धांत में सुधार एवं नए नीलामी स्वरूप का आविष्कार, अर्थात नीलामी की प्रक्रिया प्रारूप तैयार करने के संबंध में नया खोज किया है। और अब बात करेंगे ज़्यादातर अगर कोई वैज्ञानिक देख रहे हैं आप लोग, तो ज़्यादातर अगर देखा गया तो अमेरिका से संबंधित है, या तो अमेरिका का है या तो फिर आपका फ्रांस का है। तो आपको नहीं पता है कि वैज्ञानिक पूछा है किस देश का है, तो अब एक काम करिएगा, अमेरिका के अलावा जितने भी वैज्ञानिक हैं आपके जो पुरस्कार दिए गए हैं जो अमेरिका से नहीं संबंधित हैं उनका नाम आप याद कर लीजिए। इनके अलावा जो भी आपके बचते हैं उनका अमेरिका आप टिक कर दीजिएगा। ये भी एक तरीका है सही करने का। क्वेश्चन सही करना है, आप कैसे भी सही करिए, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपके हाथ में लकीरें हैं लेकिन तब भी कर्म तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके सामने खाना रखा है, लेकिन जब तक आप कर्म करके उसको खाएंगे नहीं, आपका खाना उठ के आपके मुंह में नहीं आएगा। सेम ऐसे आपकी जॉब होती है। फिर अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, साहित्य के क्षेत्र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लाइको को मिला है, अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लाइको। अगर आप देखेंगे कवित्री एकदम हिंदी में पूछा जाता है, कवित्री कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। या आपका एक क्वेश्चन और कवर हो गया है, अशुद्धि छांटने को आता है तो ऐसे ही लिखा जाता है। ग्लाइको मिला है। काम क्या किया है अगर आप देखेंगे तो देखो नोट बेटा, ये कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी है। यह इतिहास में साहित्य का नोबेल पाने वाली 16वीं महिला है एवं पहली अमेरिकी महिला है। ये पहली अमेरिकी महिला है जिन्हें क्या मिला है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। और अगर बात करेंगे जो 1993 के कैटोनी मॉरिसन के बाद समकक्ष है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। कार्य क्षेत्र एवं रचना क्या है अगर आप बात करेंगे तो 1992 में प्रकाशित प्रसिद्ध काव्य संग्रह द वाइल्ड आयरिश है, इसी के लिए इनको दिया गया है, जिसमें क्या है उनकी काव्यात्मक आवाज़ हेतु इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनकी आवाज़ बहुत सुरीली है और काव्यात्मक आवाज़ हेतु क्या किया गया है, इनको पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छी कवित्री भी है, बहुत अच्छी बुकें लिखी हैं। अब तक बात करेंगे कुल 12 कविता संग्रह व निबंध इनके प्रकाशित हो चुके हैं। अगर आप शांति की बात करेंगे, शांति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शांति की बात करेंगे अगर तो विश्व खाद्य कार्यक्रम वेप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। कार्य क्या किया है, कोरोना काल में प्रभावित क्षेत्रों में भूखमरी, ये लिखा है आपका, भूखमरी से लड़ने व शांति बनाए रखने से जुड़े सराहनीय कार्य किए हैं। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कोशिश करेंगे कल से प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन आप लोग जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर पूछेंगे शांति के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो वेप को दिया है। आपको बड़ा ऐसे भी लिखा दे सकता है, वेप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कोरोना के काल में आप देखा है कि लोगों के पास बहुत सारी समस्याएं हो गई हैं, खाना नहीं है, भूखों मर रहे हैं लोग, रहने का ठिकाना नहीं है लोगों के पास, तो बहुत सराहनीय काम किया, इसलिए इसको दिया गया है शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं आपके, कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाते हैं कि कौन सा सैन्य अभ्यास। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें 2 पूछेगा, कौन सा सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ, ये पहला क्वेश्चन रहता है और नॉर्मली यही पूछ लिया जाता है। अगर पेपर को थोड़ा टफ करना है तो फिर ये पूछ लेता है कि कहाँ पर हुआ।
तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे युद्ध अभ्यास का नाम अगर देखना शुरू करेंगे तो पहले का नाम है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स ये इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के मध्य हुआ है, अंडमान सागर में। फिर आप बात करेंगे संप्रीति। संप्रीति किसके मध्य हुआ है? भारत एवं बांग्लादेश मेघालय। कहाँ हुआ ये? मेघालय में हुआ। आप देखो संप्रीति कैसे याद करेंगे। देखिए अगर देखिए भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे हैं, तो हमारी बांग्लादेश से कैसी हो गई है? प्रीति है, लगाव है हमको बांग्लादेश से, तो संप्रीत क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। फिर अगर देखेंगे सूर्य किरण, सूर्य किरण जो है आपका भारत और नेपाल के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है? आपका नेपाल में। फिर अगर आप नेक्स्ट अभ्यास देखेंगे मिलन, तो भारत सहित 9 देशों ने अभ्यास किया है। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम, भारत में ये अभ्यास हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कि मिलन अभ्यास में कितने देशों ने किया है? तो भारत सहित 9 देशों ने अभ्यास किया है, विशाखापट्टनम भारत में। ये मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों की जाती है? आप अगर ध्यान रखेंगे तो देखिए जैसे स्टूडेंट के लिए क्या होता है? रिवीजन करना। अगर आप डेली रिवीजन नहीं करते हो, डेली नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई की जो क्षमता है वो कमज़ोर हो जाएगी, आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं रह जाओगे। लेकिन आप डेली पढ़ते हो तो आप पढ़ने में अच्छे होगे। सेम वही स्थिति होती है कि सेनाएं, युद्ध तो होता नहीं, 2, 4, 10 साल बीत जाते हैं, तो युद्ध के तरीकों को ना भूल जाए, हथियार चलाना ना भूल जाए, सेनाएं नवीन बनी रहे, लड़ाई की पद्धति इनको अच्छी बनी रहे। इसलिए क्या कहता है? प्रयास किए जाते हैं कि 2 देश की सेनाएँ अभ्यास करें और नई नई युद्ध की तकनीक जाने। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, अगर देखेंगे हैंड इन हैंड भारत और चीन के मध्य हुआ है, मेघालय में हुआ है, थल सेनाओं के मध्य हुआ है। फिर अगर आप देखेंगे मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, थल सेना दोनों सेनाओं देशों की भाग ली है, ये गोवा भारत में हुआ है। फिर अगर बात करेंगे सहयोग कजिन आपका भारत और जापान के मध्य हुआ है, तटरक्षक बल की ने दोनों सेनाओं को, देखो आप जो लिखा है थल सेना, तटरक्षक बल, थल सेना, मतलब जो ये अभ्यास हुआ है इन सेनाओं ने इसमें भाग लिया है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे सहयोग कजिन भारत और जापान के तटरक्षक बल ने इसमें अभ्यास किया है। फिर देखेंगे धर्म गार्जियन, तो भारत और जापान की थल सेना इसमें भाग ली है। शिन्यू मैगी भारत और जापान की वायुसेना भाग ली है। फिर आप देखेंगे मालाबार भारत, जापान और अमेरिका ने भाग लिया है। कहाँ पर है? ये मालाबार भारत में हुआ है। फिर आप देखेंगे पैसेज सन 2021, बेटा इंग्लिश में भी लिख सकता है, पैसेज आपका इंग्लिश में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, हमने हिंदी में लिख दिया है पैसेज सन 2021, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य हुआ है, अरब सागर में। नेक्स्ट अगर देखेंगे नौसेना अभ्यास, तो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है, दक्षिणी चीन सागर में हुआ है, ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सिट मैक्स 20, ये भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य अंडमान सागर में हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मालाबार युद्ध अभ्यास, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने भाग लिया है। कहाँ पर हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। जो पहले पेज पे लिखे गए हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने छांट के जो इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर कर दिया है, ये आप याद कर लीजिएगा। कुछ विविध की भी चीज़ें याद रखनी है आपको, जैसे बंगाल की खाड़ी क्या गया है, तो अगर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में ही आपका सुंदरवन डेल्टा की अगर बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन। सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पर सुंदरी नाम की वनस्पति की प्रजाति पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका? बंगाल की खाड़ी पड़ा। जिधर आपका पश्चिम बंगाल राज पड़ता है, बांग्लादेश देश है, उसी के नीचे आपकी ये खाड़ी है। फिर अगर आप देखेंगे कुछ और क्वेश्चन विविध के यहाँ पर कवर कर लीजिए। अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, अगर द्वीप पूछ रहा है तो आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, लेकिन अगर लगाया दे रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो आपका माजुली हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में स्थित है। दूसरा अगर बात करेंगे विश्व का सबसे छोटा अगर नदी द्वीप पूछ रहा है तो उपानंद है, ये भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में पड़ता है। इतने आप याद रखिएगा, इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। फिर अगर आप बात करेंगे कुछ और अभ्यास है जैसे वज्र प्रहार, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार अगर देखेंगे भारत और जापान के मध्य हुआ है, 11वां संस्करण है हिमाचल प्रदेश में। युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत और अमेरिका के मध्य हुआ है, बीकानेर राजस्थान में। बीकानेर कहाँ हुआ बेटा? आपके बीकानेर राजस्थान में। एम्फेक्स आपको इंग्लिश में भी दे सकता है। एम्फेक्स ये भारत की थल वायु नौसेना का अभ्यास हुआ है अंडमान निकोबार में, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियन का अर्थ जानते हैं? एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर प्राणी, तो उसी से याद कर लीजिएगा। एम्फेक्स मतलब एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब जल सेना, थल सेना, वायुसेना सब लोगों ने मिलकर भाग लिया है और सब भारत की ही सेनाएं हैं। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई युद्ध हो रहा है आपका तो तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वही हाल हो जाएगा जो 1857 की क्रांति हुआ था, कोई यहाँ लड़ रहा, कोई वहाँ लड़ रहा, कोई वहाँ लड़ रहा है, और आप युद्ध नहीं जीत पाओगे। तो इसलिए क्या हुआ, भारत की तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये प्रयास हुआ है एम्फेक्स। फिर आप देखेंगे अगर मेंडेजर्ड, अगर आप बात करेंगे इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेजर्ट आप याद रखिएगा, डेजर्ट फ्लैग
सन 2021 जो अभ्यास हुआ है कहाँ का हुआ, किसके मध्य हुआ है? अगर बात करेंगे तो भारत, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, बहरीन और यूएई के मध्य हुआ है। कहाँ हुआ है? यूएई के रेगिस्तान में। वो आपका स्थान लिखा है, इधर आपका स्थान लिखा है, ये कहाँ हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट है, डेजर्ट फ्लैग है, डेजर्ट नाइट है, ये भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है जोधपुर एयरपोर्ट पर, राजस्थान में पड़ता है आपका जोधपुर एयरपोर्ट। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके 21 के हैं, वो भी आपके 21 के हैं लेकिन कुछ 20 के हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि वो परमानेंट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा। फिर अगर आप देखेंगे ट्रोपेक्स, ट्रोपेक्स आपको इंग्लिश में दे सकता है क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा है आपका ट्रोपेक्स। सन 2021 भारत की नौसेना ने अभ्यास किया है, कहाँ? हिंद महासागर में। अगला देखेंगे दशलिक, दशलिक 2 आपका कहाँ हुआ? अगर आप देखेंगे तो भारत और उज्बेकिस्तान, कहाँ हुआ है? रानीखेत उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, भारत और मेडागास्कर के मध्य हुआ है। पहला संयुक्त गश्त अभ्यास है जो हिंद महासागर में हुआ है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला बार ये गश्त अभ्यास किया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखेंगे आप, ये भी प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैरीटाइन, मैरीटाइन जो अभ्यास हुआ है किसके मध्य हुआ है? रूस व ईरान की नौसेना के मध्य हुआ है, आपका हिंद महासागर में हुआ है। अगर आपको चीज़ें याद रहती हैं, थोड़ा बहुत अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप उसको सही कर लीजिए, हम भी सही कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए खंजर, खंजर की अगर बात करेंगे तो आपका भारत और किर्गिस्तान हुआ है, कहाँ हुआ है? ये बिश्केक में हुआ है। फिर अगर देखेंगे आप डिफेंडर यूरोपा सन 2021 से हुआ है, नाटो द्वारा प्रस्तावित है आपका अल्बानिया देश के द्वारा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे वरुण सन 2021 भारत और फ्रांस के मध्य अरब सागर में। फिर देखेंगे गरुड़, ये भी भारत और फ्रांस, तो वरुण और गरुड़ आपका क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो हमें लगा कि आपके लिए पूछा जा सकता है नाम परिवर्तन में ही, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये लेटेस्ट डाटा है आपका नाम परिवर्तन का ये, ठीक है। तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। अगर आप देखेंगे खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है आपका? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम बदल कर क्या कर दिए हैं? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है। तो क्या कर दिया आप? मेजर ध्यानचंद याद रखिएगा क्योंकि ये भी क्या है आपके खेल से संबंधित हैं, लेकिन राजीव गांधी खेल से संबंधित नहीं थे, तो ये पुरस्कार जो कि खेल का है इसलिए किसी खेल के नाम पर ही दिया जाना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। अब आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे, अगर आप पुरस्कार की आप बात कर रहे हैं तो अगर भारत का पूछेगा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन है, तो आपका भारत रत्न हो जाएगा। फिर अगर देखेंगे आपका तो 3 पुरस्कार आते हैं जो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। फिर अगर आप देखेंगे ये आपका है खेल पुरस्कार जो सबसे बड़ा है। फिल्म के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 में हमने आपको डेट भी लिख दिया है ताकि याद हो जाए क्योंकि ये पूछेगा, आपका हिस्ट्री में भी पूछ सकता है, करंट में भी पूछ सकता है। 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से लखनऊ जा रहे ट्रेन, जो कौन सा कांड हुआ था? काकोरी कांड हुआ था, आपको याद है काकोरी कांड, तो उसी का नाम बदल कर रख दिए हैं, काकोरी कांड का नाम बदल कर क्या कर दिए हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिए हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काकोरी कांड के बारे में। 9 अगस्त 1925 में हुआ था, ये सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, इस ट्रेन को भारतीयों ने लूट लिया था, तो इसी का नाम बदल कर क्या कर दिए हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिए हैं। फिर अगर आप देखेंगे पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिए हैं? तो बलबीर सिंह सीनियर, बलबीर सिंह सीनियर, ये भी आप क्या देखिएगा। फिर अगर देखेंगे आप व्हीलर द्वीप उड़ीसा का नाम बदल कर दिए हैं एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और एयरलाइन कंपनी गो एयर, क्या नाम है? गो एयर, इसका नाम बदल कर दिए हैं आपका गो फास्ट, क्या कर दिए हैं आपका? गो फास्ट। आपके लिए ये लेटेस्ट डाटा है, आपके लिए इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। फिर देखेंगे आप अगर भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम उद्योग मंत्रालय का नाम बदल दिए हैं, इसको क्या किए? 2 भागों में तोड़ दिए हैं और नाम बदल दिए, तो क्या कर दिए? इसका भारी उद्योग मंत्रालय कर दिए हैं, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगर बात करेंगे आप करंट के क्वेश्चन की, तो हमने यहाँ पे नीति आयोग के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से दिया है नीति आयोग, हमने आपको नीति आयोग के बारे में बताया है। नीति आयोग जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका बैंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा बैंकिंग का, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पर देखिए नीति आयोग बेटा है क्या, आप सबको पता है कि जब से भारत आज़ाद हुआ इसके बाद
1950-1951 से भारत में अगर आप देखोगे तो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं। ये भी आपके सिलेबस में है, पंचवर्षीय योजनाएं चलनी है। उसमें क्या किया जाता, 5-5 वर्ष का समय देकर जिसकी सरकार होती थी, मेनली कांग्रेस की, तो 5 वर्ष अपना लक्ष्य निर्धारित करती है कि इन 5 साल में हमें करना क्या है, उसी को पंचवर्षीय योजनाएं बोला गया था आपका, या योजना आयोग कह सकते हो। तो जब आपके सरकार चेंज होती है सन 2014 में, तो योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह आपका कौन सा आयोग आया है, आपका नीति आयोग आया। तो ये भी याद रखना है आपको, नीति आयोग जो है ये वर्तमान में योजना आयोग जैसा ही है। नीति आयोग है क्या, ये तो सरकार का थिंक टैंक है। ये नीति आयोग क्या है, सरकार का थिंक टैंक इसको हम कहते हैं। नीति आयोग को हम लोग क्या सकते हैं, सरकार का थिंक टैंक है, थिंक टैंक है। सरकार को नीति संबंधी, विकास संबंधी कोई काम करना है तो उसमें क्या करेगी, नीति आयोग विचार विमर्श करेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी सन 2015 को किया गया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के सीईओ कौन हैं इस समय, तो अमिताभ कांत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब भी पूछेगा यही पूछेगा कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, सीईओ कौन है आपके, अमिताभ कांत। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार। तो बात करेंगे सर अध्यक्ष कहाँ गया, तो अध्यक्ष हमेशा आपका प्रधानमंत्री होगा। जो प्रेजेंट में प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। सेम स्थिति यही आपकी योजना आयोग में थी, यही आपकी यहाँ भी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आप देखेंगे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आपका, तो नेशनल, फिर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूरा पूछ लेगा, कभी कभी ये पूछ लेगा कि नीति में आई का अर्थ क्या है, इस वाले आई का अर्थ क्या है, इस वाले आई का अर्थ क्या है, या टी का अर्थ क्या है, कभी इस तरह पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। फिर देखेंगे योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो वही आपका नीति आयोग है। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 5 सदस्य होते हैं, ये पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और आप बात करेंगे अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष हम आपको अभी बता दिए हैं कि अध्यक्ष हमेशा क्या होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा। तो जो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में आपके कौन हैं, माननीय श्री नरेंद्र नाथ मोदी जी हैं। तो यही आपके क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। फिर अगर आप बात करेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष, वही आपके प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति की बात करेंगे अगर, तो वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कि नियुक्ति अगर आप बात करेंगे तो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। फिर अगर बात करेंगे पदेन सदस्य इसमें, तो मंत्रीगण, केंद्रीय गवर्निंग काउंसिल, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के माध्यम से उपराज्यपाल या प्रशासक द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलाया जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर अगर आप देखेंगे क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है आपके, तो प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करेंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। अगर बात करेंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्या है, तो अगर बात करेंगे इसकी नियुक्ति की, तो ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद कर लेनी है। उम्मीद है यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे नीति आयोग के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक आपका जीएसटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जीएसटी। देखो थोड़ा समझो, जीएसटी जब हमारे यहाँ पहले से ही कर की व्यवस्था थी, आपका वैट लागू था। ठीक है, तो जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो कई रीज़न है। अगर आप देखेंगे बहुत पुराना पद्धति हो गया था, वैट बहुत पुराना कर हो गया था। वैट का होता है वैल्यू एडेड टैक्स। देखिए वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैल्यू को ऐड करना। मतलब समझो होता क्या था अभी तक कि एक ही वस्तु पर बार बार टैक्स इससे पहले लिया जाता था। टैक्स आज भी उतना ही लिया जाता है, लेकिन एक बार लिया जाता है। तब क्या होता था, थोड़ा थोड़ा करके कई बार लिया जाता था। तो इससे क्या होता था, वस्तुओं की लागत बढ़ जाती थी। हमने कीट से रेशम पैदा किया, टैक्स दिया सरकार को। रेशम से धागा बनाया, सरकार को टैक्स दिया। उसी धागे से कपड़ा बना, सरकार को टैक्स दिया। कपड़ा कंपनी से उठा बिकने के लिए सरकार को टैक्स दिया। जिस राज्य में आया सरकार को टैक्स दिया, जिस दुकान पे बिका सरकार को टैक्स दिया। एक ही वस्तु पे कई बार टैक्स हो रहा है। देखिए वैल्यू बार बार ऐड हो रही है आपकी। तो इससे समस्या होती थी, टैक्स भरने वालों को भी समस्याएं होती थी और देने वालों को भी समस्याएं होती थी। दूसरी बात है सरकार को भी समस्या होती थी, टैक्स वसूलना, कई अधिकारी नियुक्त करने पड़ते थे। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो आपका उसकी जगह आपका जीएसटी लागू किया गया। ये एक गंतव्य आधारित टैक्स है आपका। वस्तु जहाँ से चलेगी वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। वस्तु जिस स्थान पे जाके जिस राज्यों में बिकेगी वहाँ पर टैक्स लगेगा। तो इससे गरीब राज्यों को फायदा होगा। जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ जाहिर बात वस्तुएँ ज़्यादा बिकेंगी, तो उन लोगों को, उन राज्यों को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो इतनी थोड़ी बहुत बातें आपको याद रखनी है। तो अगर जीएसटी के बारे में आप बात करेंगे, भारत में वस्तु, अगर बात करेंगे भारत में वस्तु
सेवा कर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है बेटा वस्तु सेवा कर, ठीक है। लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 1 जुलाई सन 2017 से। क्या? 1 जुलाई सन 2017 से। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका विजय केलकर समिति ने दिया था। फिर देखेंगे जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो असीम दास गुप्ता जी थे आपके, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात करेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद की बात कर रहा है? जीएसटी परिषद का गठन कब किया गया था? 12 सितंबर सन 2016 को जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। यहाँ अनुच्छेद पूछ रहा है किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद को रखा गया है? तो 279 के ए में, ये आपको याद रखना है। 279 के ए में, 279 के ए में रखा गया है। आ भी बोल सकता है इसको, ठीक है। एक की जगह आ भी दे सकता है आपको, तो ये भी ठीक है। फिर आप देखेंगे जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपकी 33 है, ये भी आप याद रखिएगा 33 है। फिर आप देखेंगे वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। तो आप देखेंगे अगर 122वां संविधान संशोधन लाया गया था जीएसटी के लिए, ठीक है। आप देखेंगे 122वां संविधान संशोधन लाया गया था, लेकिन पारित कौन सा किया गया था आपका? तो 101वां संविधान संशोधन। तो दोनों याद करना है, ठीक है। ये आप याद रखना है, ठीक है। तो पारित किया गया था, आप देखेंगे 22वां और 102, दो आप नंबर याद रखिएगा, 122वां और 101वां, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे जीएसटी में समाहित कुल प्रत्यक्ष कर तथा अधिभार शेष की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आप देखेंगे 17 प्रत्यक्ष कर तथा 23 इसमें क्या है? अधिभार है। नेक्स्ट की अगर देखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे अगर जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो 8 सितंबर सन 2016 को क्या किया था? राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी। फिर अगर आप बात करेंगे जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है आपका? 12 अगस्त सन 2016 को असम। सेकंड स्टेट क्या है आपका? बिहार। पारित किया या लागू किया कोई पूछ सकता है आपका, तो असम दूसरे नंबर पे, बिहार। फिर अगर पूछेंगे सबसे लास्ट में अगर देखेंगे जीएसटी बाद में लागू हुआ है, जीएसटी बाद में लागू हुआ है, सबसे लास्ट में लागू हुआ आपका, तो ये क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। फिर आप देखेंगे जीएसटी पंजीकरण जब आप कराते हैं तो उसमें जो आपको डिजिट मिलती है उसमें डिजिट में कितने अंक होते हैं आपके? तो 15 अंक होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? 5 वर्ष पर। फिर आप देखेंगे जब जीएसटी लागू हुई थी तो राज्यों के पास एक समस्या थी कि अगर हमारा नुकसान होगा तो हम क्या करेंगे? तो केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान का 100% भरपाई करेगा केंद्र। कितने सालों तक? 5 वर्ष तक। इसके बाद आप 5 वर्ष तक सीख जाएंगे, जान जाएंगे इसके बारे में, तो आपको नुकसान नहीं होगा। इन 5 वर्ष तक क्या करेगा? केंद्र पूरा 100% नुकसान की भरपाई करेगा। फिर आप देखेंगे जीएसटी की दरों की आप बात करेंगे तो 5 दर है, 0%, 5%, 12%, 18% और आपका 28%। 28% दर वाली वस्तुओं का कुल कितना परसेंट है? तो आपका कितना है? 19% है। फिर आप देखेंगे जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने परसेंट वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 2%। क्योंकि जीएसटी से ऐसा है कि जो मैक्सिमम सभी लोग जीएसटी में, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या कोई धंधा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप अगर, तो आपको सरकार को जीएसटी देना होगा। अभी तक जो टैक्स नहीं देते थे वो भी अब सरकार को टैक्स देंगे, तो जाहिर बात सरकार की आय बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा? तो जीडीपी आपकी बढ़ेगी। कितना है? 2%। कितना बढ़ेगी आपका? 2% है। फिर आप देखेंगे जीएसटी के कितने प्रकार हैं? तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। मतलब स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आपका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो हमने बताया भी अप्रत्यक्ष कर है और बहुस्तरीय गंतव्य आधारित टैक्स कर है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? सुनिए, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, जो हम टैक्स डायरेक्ट अगर सरकार को हम दे रहे हैं तो प्रत्यक्ष कर हो गया। लेकिन अगर हम सरकार को डायरेक्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं, हमने कोई सामान दुकान वाले से खरीदा तो दुकान वाला हमसे टैक्स ले लेता है, वही टैक्स क्या करता है? वो दुकान वाला सरकार को भर देता है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। तो जीएसटी आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर है और बहुस्तरीय गंतव्य आधारित आपका कर है। फिर देखेंगे वह प्रमुख वस्तुएं व सेवाएं जो जीएसटी के बाहर रखी गई, तो शराब है, पेट्रोलियम है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब क्या है? जीएसटी से बाहर रखा गया है, इन पे जीएसटी में नहीं शामिल किया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे वार्षिक टर्नओवर की सीमा कारोबारियों के लिए जीएसटी कितनी रखी गई? तो आप अगर देखेंगे 20 लाख अगर वार्षिक टर्नओवर है तो आपको जीएसटी देना होगा, और विशेष राज्यों में ये सीमा 10 लाख की है। फिर देखेंगे सबसे पहले जीएसटी विश्व के किस देश में लागू हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो फ्रांस में लागू हुआ था, 1954 में लागू हुआ था फ्रांस में, ये आप याद रखिएगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर या वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
फिर अगर आप देखेंगे भारत में जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, तो बेटा जाहिर बात है पैसे से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, तो वित्त मंत्री ही होंगे भारत में। फिर आप बात करेंगे जीएसटी सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया था भारत में, तो आपका कब प्रस्तावित किया गया, आपका सन 2000 में प्रस्तावित किया गया था। आप कब हुआ, कंप्लीट कब हुआ, या बना कब जाकर पूरी तरह से लागू कब हुआ, तो सन 2017 में। तो इतना समय इसको लग गया पूरी तरह से लागू करने में, बनाने में, पास कराने में, बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ये नहीं कि आज सोचा कल हमने पारित कराकर लागू कर दिया। राज्यों की अनुमति लेनी होती है, राष्ट्रपति की मुहर चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में पारित होना चाहिए, फिर राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, बहुत सारी तरीके हैं, ठीक है। वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, जब पॉलिटी आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ सिर्फ आप फैक्ट याद करिए। फिर अगर आप देखेंगे जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी हैं, तो इन्फोसिस और विप्रो, दोनों आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे जीएसटी प्रशासन के लिए कौन से नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है आपका, तो GSTN पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया आपका, पोर्टल GSTN पोर्टल लॉन्च किया गया है। फिर आप देखेंगे भारत का जीएसटी जो टैक्स है वो किस मॉडल पर आधारित है, तो आप अगर देखेंगे कनाडाई मॉडल पर आधारित है। किस मॉडल पर आधारित है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है, या कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है, CGST, SGST, IGST। SGST का अर्थ है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST का अर्थ है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST का अर्थ है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर अगर देखेंगे IGST आपके लिए इंपॉर्टेंट है। IGST को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, 269 के ए में रखा गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SGST राज्य सरकार तथा CGST आपकी क्या हो जाएगा, केंद्र सरकार। आपकी कौन लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है, और आपका SGST कौन सी लगाती है, आपकी राज्य सरकार लगाती है। फिर आप बात करेंगे भारत GST लागू करने वाला कौन सा देश है, तो भारत GST लागू करने वाला 161वां देश है, अर्थात इससे पहले 160 देश GST लागू कर चुके हैं, तो आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप बात करेंगे अगर जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 तथा केंद्र को 1/3 वोट देने का अधिकार, ये भी याद रखिएगा। राज्यों को 2/3 और केंद्र को आपको क्या किया गया है, 1/3 वोट देने का अधिकार दिया गया है। ये आपका बेटा पूरा ना नहीं, आधा ही ना लगा है। नीचे देखिए इसमें हलंत लगा, हलंत का मतलब ही होता है आधा, ठीक है। फिर आप देखेंगे अगर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वही आपका वित्त मंत्री होता है। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 1 जुलाई, जिस दिन लागू होता है उसी दिन से मनाया जाएगा आपका 1 जुलाई। फिर अगर आप बात करेंगे, ये आपका कवर हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए वो है आपका GI टैग। GI टैग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GI टैग की अगर आप बात करेंगे, GI टैग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले थोड़ा बहुत समझिए GI टैग होता क्या है। अगर आप बात करेंगे तो GI टैग है क्या, पहले देखिए होता क्या है, पहले आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे अगर पूछा जाए साड़ियाँ सबसे अच्छी कहाँ है, तो सबको पता है बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अल्फ्रांसो आम पसंद है। जो काले रंग का चावल एकदम यूनिक चीज़ होती है, जो एकदम बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसको क्या किया जाता है, उसके संरक्षण का काम किया जाता है, उसको GI टैग दे दिया जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है कि इस क्षेत्र में वो चीज़ और उपजाऊ हो। और दूसरी बात है उसका प्रचार भी हो जाता है कि इसको GI टैग मिला है, तो लोग कहते हैं कि वह वस्तु अच्छी है। अपने देश और विभिन्न देशों के लोग उससे खरीदते हैं, इससे हमारा क्या बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है। तो किसी क्षेत्र की अगर कोई चीज़ बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, वो चीज़ में आपका खाने का भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, कोई फसल भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर बहुत प्रसिद्ध है तो उसके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या किया जाता है, उसको GST दे दिया जाता है। आप समझ सकते हैं ISI मोहर नहीं होती है। ISI जब आप सामान खरीदने जाते हैं तो देखते नहीं है ISI मोहर लगी हो, अर्थात ISI मोहर का प्रमाण होती है कि वो क्वालिटी अच्छी है। सेम आप GST समझ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे GST की अगर बात करेंगे, GST में तो पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहला GST किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय को सन 2004 में GI दिया गया था, आपका GI टैग दिया गया था। यह पश्चिम बंगाल के नाम से रजिस्टर्ड है। तो GI टैग आपको याद रखना है। बेटा क्या होता है ना, अभी जैसे आप GST पढ़ा रहे थे तो बार बार GST तो थोड़ा सॉरी अगर निकल जाए गलती से, ठीक है, आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो पहला GI टैग दिया था वो किसे दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। कब दिया गया था, सन 2004 में। 2 चीज़ याद रख लीजिए, दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, सन 2004 में दिया गया था, ठीक है। फिर आप देखेंगे भौगोलिक संकेतक सूचकांक, GI टैग का अगर देखेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, भौगोलिक सूचक, ठीक है। तो अब बात करेंगे अगर, तो भौगोलिक सूचक संकेत होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, भौगोलिक सूचक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग।
इतनी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि किस अधिनियम के तहत जीआई टैग दिया जाता है, तो 1999 के अधिनियम के अनुसार यह जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। कब से, किस अधिनियम के तहत, तो 1999 के अधिनियम के तहत आपको जीआई टैग दिया जाता है। फिर अगर आप बात करेंगे, जो आपको जीआई टैग दिया जाता है आपको, वो 10 साल के लिए मान्य रहता है। इसके बाद क्या करता है, 10 साल बाद आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर से नवीनीकृत करवाना होता है। कि होता क्या है, अगर अब परमानेंट किसी वस्तु को दे दिया जाए जीआई टैग, तो वस्तु क्या करेंगे, लोग गलत इस्तेमाल करेंगे, अपनी वस्तुओं की क्वालिटी गिरा देंगे और पैसा उतना ही लेंगे, पैसा बढ़ा देंगे। तो लगातार क्वालिटी बनाए रखें लोग, इसलिए क्या किया जाता है कि हर 10-10 साल पर आपको इसमें नवीनीकृत करवाना होता है। तो आप बात करेंगे नेक्स्ट, अगर बात करेंगे जीआई टैग लिस्ट सन 2021 की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ इसमें जीआई टैग आपके सन 2020 के भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमने आपके लिए ऐड कर दिया है। इतने आप याद कर लेंगे तो इतने ही सही आपका पूछ लेगा, कन्फर्म पूछ लेगा। फिर आप देखेंगे, अगर कतरनी चावल, मगही पान, जरदालू आम, शाही लीची, सिलवा खाजा, ये जो इन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया, किसको दिया गया, कतरनी चावल, मगही पान, जरदालू आम, शाही लीची, सिलवा खाजा, ये कहाँ है बेटा, बिहार में। ये बिहार की चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। कतरनी चावल, मगही पान, जरदालू आम, शाही लीची, इसमें से आपको शाही लीची, सिलवा खाजा और कतरनी चावल याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मगही पान भी आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप देखेंगे मगही भाषा याद रखेंगे तो बिहारी के क्षेत्र में ही आपको मगही भाषा ज़्यादा बोली जाती है, तो उसी से याद रखिएगा। मगही पान मतलब मगही भाषा बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर लीजिएगा, ट्रिक बना लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, सिरसी सुपारी, बाबा बुदन गिरीज अरेबिका कॉफ़ी, कोल्हापुरी चप्पल, चिक मंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ये चीज़ें कहाँ हैं, कर्नाटक की हैं। इनको क्या दिया गया है, आपका जीआई टैग दिया गया है। तो आप क्या याद रखेंगे, कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी, अगर आपको कॉफ़ी से पूछ लेता है, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप कर्नाटक लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, सिरसी सुपारी, बाबा बुदन गिरीज अरेबिका कॉफ़ी, कोल्हापुरी चप्पल, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, छाऊ मुखौटा, गोविंदो भोग चावल, ये पश्चिम बंगाल को इसके लिए दिया गया है। अर्थात समझना, मतलब जो आप अगर बात करोगे गोविंदो भोज चावल या छाऊ मुखौटा, या आप देखेंगे कोल्हापुरी चप्पल, या आप देखेंगे कतरनी चावल, ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो एकदम यूनिक हैं, एकदम बेस्ट क्वालिटी की है अपने क्षेत्रों में, इसलिए इनको जीआई टैग दिया गया। अब हर चीज़ को नहीं दे दिया जाएगा। आप कोल्हापुरी चप्पल का नाम देखेंगे, फेमस है आपके लिए कोल्हापुरी चप्पल, तो इसको जीआई टैग दिया गया इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। फिर आप अगर देखेंगे, तिरुर सुपारी, वृक्ष, नीलांबर टीक, रोबस्टा कॉफ़ी, मयूर गुड़, इसके लिए किसको दिया गया है, इसके लिए केरल को दिया गया है। किसको, केरल को दिया गया है जीआई टैग, ये भी आप याद रखिएगा। फिर जो इसमें तिरुर सुपारी ये आपका पूछ चुका है पेपर में, ठीक है। ये रोबस्टा कॉफ़ी ये आपका पूछ चुका है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पश्चिम बंगाल का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। ये आपके बिहार कर्नाटक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे, कुछ चीज़ें आपको तमिलनाडु की याद करनी, जैसे हम बता देते हैं तो बहुत चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। पढ़िए एक बार सब लीजिए, इरोड हल्दी, सिल्क साड़ियाँ, कोडाई कनाल, मलाई पुड्डू, ये पहाड़ी लहसुन है आपका, पथ माँ डाई मैट, पलानी पट्टामृतम, डिंडीगुल के ताले, कडांगी साड़ियाँ, श्री बिल्ली पुट्टूर, पलकुआ मिठाई, इतनी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कहाँ है आपका, तमिलनाडु। एक चीज़ और है, अगर देखेंगे, एक आपका और है पंचमीर्थम प्रसाद, ठीक है। पंचमीर्थम प्रसाद है आपका, ये भी आपका तमिलनाडु में है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। पंचमीर्थम प्रसाद आपका तमिलनाडु में है, इसको भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। इसमें जो आपको याद रखना है, तो आपको ये कि डिंडीगुल की ताले, डिंडीगुल को, जो तमिलनाडु में डिंडीगुल सिटी है, इसको लॉक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। डिंडीगुल को क्या बोलते हैं, लॉक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ के ताले ना बहुत मजबूत क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसलिए लॉक सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसीलिए यहाँ के तालों को क्या किया गया है, जीआई टैग आपका दे दिया गया है। तो दूसरा चीज़ है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। डिंडीगुल के तारे, यहाँ पे इरोड हल्दी याद कर लीजिएगा। अभी आपको एक हल्दी का नाम और सुनने को मिलेगा, पहले इसको आप देखिए, इरोड हल्दी, सिल्क साड़ियाँ, कोडाई कनाल, मिठाई पुट्टू, ठीक है। ये चीज़ें तीन आपके, एक ये आपका, ये फिर सिली बिल्ली पुटूर, पलकुआ मिठाई और डिंडीगुल के ताले, ये आपको याद रखना है, इनको जीआई टैग कहा दिया गया है, ये तमिलनाडु की हैं। नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे, तो शांगली हल्दी, कोल्हापुरी चप्पल, अल्फ्रांसो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
अगर आप कोल्हापुरी चप्पल की बात करेंगे तो अभी आपने अगर देखा होगा कोल्हापुरी चप्पल ये आपको कर्नाटक में भी है और आपको क्या है बेटा ये आपके महाराष्ट्र में, अर्थात दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। कोल्हापुरी चप्पल का जो जीआई टैग दिया गया है आपको महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों को दिया गया है। दोनों पास पास ही क्षेत्र पड़ते, दोनों पास पास ही राज्य पड़ते हैं। आपका ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटक है, इधर साइड में आपका गोवा है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो फिर अगर देखेंगे कुल्लू शॉल, कुल्लू मनाली स्थान अगर देखेंगे हिमाचल प्रदेश, इसी से याद रखिएगा। ठीक है, कुल्लू शॉल या हिमाचल प्रदेश है आपका। फिर देखेंगे वारंगल की दरी, तेलिया रुमाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तेलिया रुमाल खासकर आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिक प्रकार का रुमाल है, ये एकदम चिकना रुमाल रहता है। इसको आप कितना भी धोइए, लेकिन अगर आप त्वचा को अगर अपनी पूछेंगे, इस रुमाल से पूछेंगे, तो त्वचा हमेशा आपकी सॉफ्ट रहेगी। ऐसा रहेगा ना कि बहुत चिकनी चीज़ से, बहुत किसी तेली चीज़ से अपनी त्वचा को पोंछ रहे हैं। तो तेलिया रुमाल से क्या हो जाएगा, ता से तेलिया रुमाल, ता से क्या हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। फिर अगर देखेंगे आप कड़कनाथ मुर्गा, ये आप भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई पेपरों में पूछ चुका है कड़कनाथ मुर्गा। ये अगर आप देखेंगे ब्लैक कलर का मुर्गा होता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का जो इसका मांस होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, बहुत महंगा बिकता है। कई हज़ार रुपये किलो इसका मांस बिकता है, आम लोग नहीं खा पाते हैं। तो चूँकि देखा बेटा एकदम यूनिक चीज़ है आपकी कि क्या कड़कनाथ मुर्गा, इसको क्या दे दिए हैं आपका जीआई टैग दे दिए हैं। कहाँ है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ की भी मांग कर रहा था कि छत्तीसगढ़ भी मांग कर रहा था कि हमको भी जीआई टैग दो कड़कनाथ मुर्गे में, लेकिन नहीं, जो आपका मध्य प्रदेश का मुर्गा है कड़कनाथ, उसको दिया गया है जीआई टैग। फिर अगर देखोगे बोसा साल चावल, तेजपुर लीची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोसा शोल चावल और तेजपुर लीची किसको दिया गया है, असम। तेजपुर लीची और क्या हो जाएगा, बोसा शोल चावल क्या हो जाएगा आपका, असम हो जाएगा। कैसे याद करोगे, असम से याद रखिएगा। कोई परिवार था, वहाँ सब समान विचारधारा के लोग रहते थे। उनके घर में एक तेज बहू आ जाती, एकदम तेज बहू आ जाती, तो घर से आसमान हुई कि नहीं हुई, सब सीधे साधे, वो तेज है। ठीक है, तो तेज मतलब तेज से हो जाएगा, असम मतलब असम राज्य हो जाएगा। और जो तेज बहू है ना, वो बोसा शोल चावल, एकदम चावल बनाती है, अजीब चावल बना देती है। बोसा शोल एकदम गीले गीले चावल, मोटे मोटे चावल बना देती है। तो बोसा शोल चावल, तेज बहू। ठीक है, तेजपुर लीची कहाँ है आपकी, असम की है। फिर आप देखेंगे अरकू कॉफ़ी आपका कहाँ है, आपका आंध्र प्रदेश में है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा। क्या पूछे कोई नहीं जानता है, लेकिन जो ज़्यादा पूछा है वो ही हम आपको बता सकते हैं। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ज्ञानी हैं, देख के आए हैं पेपर क्या बनाया जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर आप देखेंगे अगर जीरा फूल चावल बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरा फूल चावल क्या है, आपका छत्तीसगढ़ है। ग्रीन और वाइट जाए नहीं, यहाँ पे टी होगा। ग्रीन और वाइट टी है आपका। अगर देखेंगे दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल है, मिस्टेक है आपकी टाइपिंग। ठीक है, ग्रीन और वाइट टी आपका क्या है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आपका रसगुल्ला है, आपका क्या है, रसगुल्ला। और कंधामल हल्दी, ये आपकी हल्दी है, इसी हल्दी की हम बात कर रहे थे। कंधामल हल्दी आपकी बहुत पूछा गया, सबसे ज़्यादा पूछा गया आपका क्या हो जाएगा, रसगुल्ला और कंधामल हल्दी उड़ीसा। भाई रसगुल्ला सब राज्यों में बिकते हैं, हर जिले में मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो यहाँ का रसगुल्ला है ना बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया गया है। और कंधामल हड्डी, ठीक है, हल्दी है आपका कंधामल हड्डी। फिर आप देखेंगे अगर इसका सोहराई खोवर पेंटिंग आपका झारखंड के लिए दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सोहराई खोवर पेंटिंग याद कीजिएगा, ये भी आपका लेटेस्ट में ही दिया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट। फिर आप देखेंगे कश्मीरी केसर, नाम से पता चलता है कश्मीरी केसर। फिर आप देखेंगे अगर कनीश ऑल हस्त निर्मित शॉल, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, हस्त निर्मित शॉल, इतना याद रखिएगा, हस्त निर्मित शॉल। फिर आप देखेंगे कश्मीरी सोजनी हन निर्मित, तो बेटा कहाँ दिया गया, आप इतना कुछ नहीं बेटा, इतना याद रखें ना आप लोग, दो चीज़ याद रखना। ठीक है, एक कश्मीरी केसर, बाकी सब फालतू के नाम आपको नहीं याद करने, कश्मीरी केसर और आप देखेंगे हस्त निर्मित शॉल। ठीक है, दो आपको याद रखना है, एक ये और एक आपको ये, दो चीज़ें हैं, कश्मीरी केसर और आपका हस्त निर्मित शॉल जो है आपकी। इसके लिए जीआई टैग किसको दिया है, इसके लिए अगर देखोगे आपको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। अब ये केंद्र शासित प्रदेश है आपका। नेक्स्ट अगर बात करते हैं टेराकोटा, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, टेराकोटा, टेराकोटा का अर्थ है, हमने आपको हड़प्पा सभ्यता हमने बताया था, टेराकोटा का अर्थ है मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं। तो ये ऐसी कला आकृति है, इसमें चीज़ें मिट्टी की बनाई जाती हैं, विभिन्न तरह के कलर किए जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पेंटिंग है आपकी। किसके लिए दिया गया है, गोरखपुर हस्तकला के लिए दिया गया है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर अगर आप देखोगे डल्ले खुरसानी लाल मिर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डल्ले खुरसानी, जो आपकी डल्ले खुरसानी है क्या, ये लाल मिर्च है आपकी, किसको दिया गया है, इसके लिए सिक्किम को दिया गया है जीआई टैग। फिर अगर आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके लिए यहाँ पे लिए गए हैं, बहुत सारे जीआई टैग हर वर्ष देखा जाए लगभग 150
वस्तुओं को मिलता है, ठीक है। लेकिन इतने नहीं, आपको थोड़े बहुत याद कर लेने हैं। कोहबर और सोहराई पेंटिंग कह सकता है, चित्रकला कहेगा, ये झारखंड आपका हो जाएगा। चकहाओ चावल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चकहाओ है क्या? एक प्रकार का काला चावल। अगर आप इन चावल को देखेंगे तो एकदम काले कलर के चावल होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे इसको बेटा, चकहाओ चावल आपका क्या हो जाएगा? ये काला चावल है। ये कहाँ हो जाएगा? आपका मणिपुर में। काला क्यों होता है? ये एंथ्रोसाइनिन, अगर आप बात करेंगे एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण, एंथ्रोसाइनिन पिगमेंट के कारण चावल काला होता है। चकहाओ है क्या? काला चावल है। आपका कहाँ? मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। फिर आप देखेंगे मुरुगन मंदिर का प्रसाद पंचमीर्थम, अभी हमने आपको पीछे बताया था, तमिलनाडु में एक चीज़ ऐड कर लिया है, ठीक है। क्या है कि मुरुगन मंदिर का प्रसाद पंचमीर्थम प्रसाद है, इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आप देखेंगे काले जीरे चूली का तेल। अब नॉर्मली अगर देखा होगा जीरा काला नहीं होता है, लेकिन ये जीरे एकदम जैसे काला चावल वैसे क्या है? काला जीरा। तो काला जीरा और चूली का तेल आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे ताज हलो पान एवं मीजोपंथी साल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताज हलो पान और मीजोपंथी साल आपका मिजोरम हो जाएगा। गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केला आपको गोवा के लिए दिया गया, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मिंदोली केला आपका पूछ चुका है, ठीक है, कहाँ दिया गया है? गोवा में। फिर आप देखेंगे ग्रीन टी और व्हाइट टी, सिटी नहीं है आपका। ग्रीन टी और व्हाइट टी आपका क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग हो जाएगा। आदिलाबाद का डोकरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदिलाबाद का डोकरा आपका तेलंगाना हो जाएगा। फिर आप बात करेंगे चुनार का बलुआ पत्थर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हुई है, ठीक है। तो एक टेराकोटा गोरखपुर के क्षेत्र में, एक आपका चुनार का बलुआ पत्थर मिर्जापुर के क्षेत्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगर देखेंगे जीरा फूल चावल की अगर आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जीरा फूल चावल का आपका छत्तीसगढ़। बेटा क्या होता है, कुछ वस्तुएं कई स्थान पे फेमस, जैसे कोल्हापुर की बात करोगे, कोल्हापुरी चप्पल की, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। इसी तरह करंगनाथ मुर्गा की बात करोगे अगर आप लोग, तो क्या है आपका? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ऐसे ही एक वस्तु दो जगह फेमस हो सकती हैं और दोनों को जीआई टैग मिल सकता है, ठीक है। तो इससे आप मत कंफ्यूज होइएगा। तो जीरा फूल चावल क्या है? छत्तीसगढ़ है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या है सबसे ज़्यादा जीआई टैग आपके किस राज्य के उत्पाद को मिले हैं? तो कर्नाटक राज्य के उत्पादों को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिले हैं। फिर अभी एक जीआई टैग मॉल खोला गया है आपका, जीआई टैग मॉल खोला गया है, ये आपके गोवा में खोला गया है, आपके गोवा में खोला गया है, ये भी याद रखना। यहाँ पर क्या है, जितनी भी वस्तुओं को आज तक लगभग 300 से ज़्यादा वस्तुएं हैं जिनको भी आज तक जीआई टैग मिला है, इस मॉल में उपस्थित होंगी सभी वस्तुएं भारत की, यहाँ उपस्थित होंगी। यहाँ आकर आप खरीद सकते हैं, कहाँ पे? गोवा, ठीक है। यहाँ विदेशी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये रखा गया है ताकि ज़्यादा बिक्री हो, ठीक है। तो ये आपके लिए जीआई टैग कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ चीज़ें आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस और रखती हैं वो है वेरियस इंडेक्स। किस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है, अर्थात भारत जितने भी आपके टोटल देश हैं उसमें से भारत खुशी में किस नंबर पे है, भारत में कुशलता कितनी है, भारत में पावर के मतलब ताकत में भारत किस नंबर पे है, भ्रष्टाचार में भारत किस नंबर पे है। तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए छांट कर यहाँ पर लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो क्वेश्चन आपके आएंगे, अगर यहाँ से आएंगे तो कन्फर्म आप क्वेश्चन आएंगे और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। हमने पहले दिन भी बताया था आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करेंगे, अगर यहाँ पर 2021 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करेंगे तो साल 2020 में, ठीक देखिए बेटा, जो सन 2020 के ज़्यादातर आंकड़े हुए हैं वो कोरोना के कारण 20 में नहीं जारी हो पाए थे, तो आपके 21 में जारी हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे सन 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार सन 2020 में भारत ने दुनिया के सैन्य खर्च के मामलों में तीसरे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। अर्थात कहने का अर्थ है जो देश अपनी सेना पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है उसमें भारत का कौन सा स्थान है। अगर भारत की आप बात करेंगे तो भारत का देखिए लिखा है, भारत का तीसरा स्थान है। देखिए तीसरा स्थान है भारत का, कौन सा? तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे कौन खर्चा करता है? अगर बात करेंगे पहले नंबर पे अमेरिका खर्चा करता है। कितना खर्चा करता है? $778 बिलियन। बाप रे, देखो बेटा कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है। ऐसे सुपर पावर अमेरिका नहीं कहा जाता है बेटा, इसके बाद पैसा है, इसकी सेना इतनी ताकतवर है कि बड़े बड़े देशों को एक साथ नष्ट कर सकती है, इसलिए सुपर पावर अमेरिका बोला जाता है। देखिए कितना ज़्यादा खर्चा करता है, कुछ देशों की इतनी इकोनॉमी भी नहीं होगी, इतना पैसा ही नहीं होगा जितना अपने सेना पे खर्चा कर देता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करेंगे आपके चाइना की, कितना? $252 बिलियन। $252 बिलियन। देखिए बेटा कितना खर्चा कर रहा है चाइना। कुछ दिनों बाद अगर देखेंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद जो चीन की सेना है 1 नंबर पर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से अपना विकास कर रहा है। क्योंकि चाइना अगर बात करेंगे तो चाइना ऐसा देश है जिसके लिए कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं।
1962 में भारत के पीठ में छुरा भोग दिया था चाइना ने। हम इधर चिल्ला रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई, ये पीछे से छुरा लेकर पीठ में भोग रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरे की अगर आप बात करेंगे, भारत का कितना है बेटा, तो 72.9 बिलियन डॉलर। कितना है, 72.9 बिलियन डॉलर। देखिए कितना कम है, इन देशों की तुलना में बहुत कम है भारत का बजट। लेकिन तब भी भारत की सेना क्या है, शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग हथियार से ज़्यादा अपने जोश से युद्ध लड़ते हैं। हम पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं, या तो मर के आएंगे या तो मार के आएंगे, बट जीत के आएंगे। ठीक है, इसलिए भारत की सेना क्या है बेटा, शक्तिशाली सेना है। फिर आप बात करेंगे वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक की अगर बात कर रहे हैं तो भारत को दुनिया के 10वें सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में शामिल किया गया। अगर पूछेगा साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 10वां स्थान है। अगर आप बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने आपका क्या है, तो अमेरिका ने क्या है, ये दूसरे नंबर पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका को इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब दूसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान आपका 10वां है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है। भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान 10वां है। मेनली आपको याद क्या करना है, पहले नंबर पे कौन है, भारत का स्थान कौन है। तो अगर लास्ट का कोई इंपॉर्टेंट है कि सबसे लास्ट में कौन है आपका, तो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है हमने लिख दिया है आपके क्वेश्चन में। जहाँ नहीं इंपॉर्टेंट है हमने नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, भारत के याद रखना है और पहले नंबर पर क्या है, दो चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सन 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आप बात करेंगे। देखिए पहले बात सुनिए, पहले अगर आप बात सोचिए कि न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से 88 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पे कौन है, हमेशा पहले पढ़िए, फिर भारत का पढ़िए, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और पहले नंबर पर रहे हैं। आपके कौन है, आपके न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ये पहले नंबर पर रहे हैं। फिर अगर आप बात करेंगे सबसे निचले स्थान पर अगर बात करेंगे, सबसे नीचे कौन रहा, सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है, तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान का, जिन्होंने 12 स्कोर के साथ 169वें स्थान पर, मतलब सबसे नीचे हैं आपकी ये। भारत की अगर बात करोगे तो भारत का कौन सा स्थान है, 86वां स्थान है। अब देखिए भारत का याद करिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा स्थान है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में, अगर तो भारत का 86वां स्थान है। पहले नंबर पे कौन है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। ठीक है, सबसे नीचे कौन है, सबसे खराब, मतलब सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर देखोगे तो सोमालिया और दक्षिणी सूडान में है। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सन 2021 में, इसमें यह बताया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली होता है। तो अगर आप बात करेंगे इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका, फर्स्ट नंबर पे अगर आप बात करोगे, फर्स्ट नंबर पे आपका जापान है, अर्थात जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, तो पूछ सकता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसका पासपोर्ट है, तो जापान का। फिर दूसरे नंबर पर किसका पासपोर्ट शक्तिशाली है, तो किसका है, सिंगापुर का। तीसरे नंबर पर क्या है आपका, जर्मनी है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है आपका, जर्मनी और आपका दक्षिण कोरिया है, दो को संयुक्त हैं आपके। ठीक है, तो ज़्यादातर जर्मनी देगा, और दोनों दिया रहता है तो आपका दोनों सेव हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया दोनों है। भारत के अगर रैंक की आप बात करते हैं, भारत के रैंक की बात करते हैं, तो भारत का स्थान देखिए कितना लेट हो रहा है। भारत हर सूचकांक में बहुत पिछड़ता जा रहा है, 90 नंबर पे है भारत, बताइए। ठीक है, कोरोना काल के कारण और प्रेजेंट में व्याप्त कुछ बुराइयों के कारण क्या है, भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, सुधरिए, आप लोग सुधरिए और अपनी स्थितियों को भी सुधारिए ताकि भारत की स्थिति अच्छी हो। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें भारत की रैंकिंग गिनती है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, 90वें स्थान पे है। इसमें अगर बात करेंगे सबसे बेकार या सबसे, मतलब पाकिस्तान की अगर ये बात करेंगे, पाकिस्तान, फिर बात करेंगे अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान को आपको याद रखना है, पाकिस्तान के पास पड़ता है आपका ये। तो अफगानिस्तान क्या है, इसका पासपोर्ट सबसे कम शक्तिशाली है, कोई वैल्यू ही नहीं है। रियल में कहाँ वैल्यू होगी, देखोगे डेली तालिबान हमला क्या करता है, आतंकवादी देश हैं। ठीक है, तो क्या है, अफगानिस्तान क्या है, सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। फिर अगर आप बात करेंगे, दुनिया के 50 महानतम नेताओं की लिस्ट निकाला गया है, तो पहले नंबर पे कौन है, देख लिए। पहले नंबर पे आप कौन है, जैसिंडा अर्डन है आपके। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे नंबर पे आपके कौन है, पायनियर्स, वे वैक्सीन के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, ठीक है, mRNA पायनियर्स, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आप तीसरे नंबर पर अगर देखेंगे, डैन सुलमैन। ठीक है, ये आप रखेंगे, ये भारत से हैं आपके, पेपैल के CEO हैं। ठीक है, ये आपके भारत के हैं। ठीक है, फिर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करोगे, अगर देखोगे आप भारत से अगर बात कर रहे हो, ये थोड़ा बेटा प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा बहुत,
प्रॉब्लम हो रही होगी, सॉरी उसके लिए। हम नेक्स्ट डे से आपको मिस्टेक नहीं आएगी। फिर अगर बात करोगे भारत की, यहाँ से अगर बात करोगे भारत में, अगर बात करोगे भारत का तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ हैं, ठीक है, क्या नाम है, अदार पूनावाला, शीर्ष 10वें नंबर पे। देखिए भाई भारत के स्थान किस नंबर पे है, 10वें नामों में एकमात्र भारतीय हैं, उन्हें 10वें स्थान पर रखा गया। पूछ सकता है आपके फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेताओं में भारत का अगर बात करोगे भारत में किसका स्थान है, तो जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, सीईओ हैं अदार पूनावाला, ये किस हैं, 10वें नंबर पे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की अगर आप बात करेंगे टॉम इंडिया ट्रैफिक इंडेक्स की अगर बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर आपका मॉस्को है रूस में। भारत की अगर बात करोगे तो आपका ये मुंबई है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे बोगोटा कोलंबिया का है। फिर अगर भारत के टॉप शहर, भारत की बात करें, अगर भारत के टॉप शहर की बात करोगे आपको टॉप पे अगर देखोगे तो अगर देखोगे हमने आपको मुंबई तो बता ही दिया, ठीक है, मुंबई है आपका। फिर अगर देखोगे आपका बेंगलुरु है, फिर आपका क्या है, नई दिल्ली है। इतना आपको याद रखना है। मुंबई का सेकंड स्थान है। विश्व में अगर पूछेगा तो विश्व में क्या है, विश्व में भी सेकंड स्थान है आपका क्या है, मॉस्को, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी चीज़ आपको बेटा याद करके रखनी है, ठीक है। फिर अगर आप बात करेंगे लोकतंत्र सूचकांक सन 2020 की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे है, और भारत की अगर बात करेंगे भारत की, तो भारत की जो रैंक है वो 53 है। कितनी है, 53 है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मानव विकास सूचकांक की, तो फर्स्ट नंबर पे आपका नॉर्वे है, भारत की रैंकिंग 121 है, ठीक है। फिर अगर देखोगे, ये नहीं याद रखना है, मानव विकास सूचकांक मानव विकास के 3 मूल मानदंडों यानी जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में देशों की औसत उपलब्धि को मापता है, ठीक है। इतना नहीं याद करना, इतना टाइम आपके पास नहीं, सिर्फ इतना याद कर लीजिए। पहले नंबर पे नॉर्वे और आपका भारत की रैंकिंग क्या है, आपकी 131 नंबर की है। फिर अगर आप बात करेंगे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में अगर बात करेंगे तो पहले नंबर पे आपका इंडोनेशिया है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 14वें नंबर पे है। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, भारत की रैंकिंग 14वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर पे आपका मोजाम्बिक है, भारत की रैंक इसमें क्या है, ये 7वें नंबर पर है, ठीक है। जोखिम, जो जलवायु जोखिम में है, खतरे में है, उस इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे मोजाम्बिक है, भारत की रैंकिंग इसमें किसकी है, 7वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स की अगर बात करेंगे 2021 में, तो फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, अमेरिका है, भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, 20 है। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है कम से कम समय में आपका ज़्यादा कवर हो जाए। इसके बाद हम पेट के बाद आपसे मिलेंगे, इन्हीं चीज़ों को विस्तार से बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 1 लाइनर पढ़िए केवल। फिर आप बात करेंगे वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले नंबर पे आपका बात करेंगे तो स्वीडन है, सेकंड नंबर पे नॉर्वे है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग आपको जरूर याद रखनी है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 87 है, ठीक है। फिर आप बात करेंगे जिम्बाब्वे 115 सूचकांक में अगर बात करेंगे 115 नंबर पे है आपका, सूचकांक में अंतिम नंबर पे है, ठीक है। तो पूछेगा अंतिम नंबर पे कौन है आपका, तो आपके यहाँ पर जिम्बाब्वे है। कहाँ पे, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सतत विकास सूचकांक सन 2021 में फर्स्ट नंबर पे आपका क्या है, फर्स्ट नंबर पे आपका फिनलैंड है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। अगर आप बात करेंगे भारत की रैंकिंग की बात करेंगे, भारत की रैंकिंग कितनी है, 120 है। इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे अंतिम स्थान पर है, किस स्थान पर, 65वें नंबर पर है। कितने 65वें, 165वें, कैसे कितने नंबर पर है, 65वें, किस 165, ठीक है। ऐसे बोल के पढ़ना, तो ऐसे पढ़ा करो, 65 कितना, 65, 165 यार, खाली 65 नहीं, ठीक है। तो इस तरह याद करिएगा आप। फिर अगर आप बात करेंगे विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक सन 2021 में अगर बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड जो है आपका पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है, थर्ड नंबर पे डेनमार्क है। भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की रैंकिंग है 43। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सन 2021 में फर्स्ट नंबर पे आपका सिंगापुर है, सेकंड पे आपका न्यूजीलैंड है, थर्ड पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। भारत की रैंकिंग कितनी है, भारत की रैंकिंग कितनी है, 121 है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक सन 2021 में भारत का अगर बात करेंगे, भारत का स्कोर जो है 142 आया है, जो बहुत खराब स्कोर है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, सेकंड पे फिनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है। अर्थात कहने का मतलब है प्रेस कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वतंत्र है आपकी, तो क्या लगता है कि प्रेजेंट में प्रेस स्वतंत्र है? नहीं, भारत की मीडिया कभी स्वतंत्र रहती नहीं है, ठीक है।
ये आप याद रखिएगा। तो अगर बात करोगे इसकी, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, भारत की रैंकिंग 142वें स्थान पर है। इरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान पर है, कितने 180वें स्थान पर है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में अगर बात करोगे तो पहले नंबर पे आपका आइसलैंड है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे आपका डेनमार्क है, भारत की रैंकिंग जो है 135 है। कैसे याद करोगे, जब भारत की जनसंख्या कितनी है 121 करोड़ थी, लेकिन अब बढ़ गई है। अगर आप बात करोगे कितना, मान लो कि 135 करोड़ है। जब इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो कहाँ से शांति रहेगी, ठीक है। तो भारत की रैंकिंग कितनी है 135। फिर अगर बात करोगे अफगानिस्तान, कितना स्थान है 163वां स्थान है, विश्व का सर्वाधिक अशांत देश है। आप देख ही रहे हो प्रेजेंट में अफगानिस्तान को तालिबान ने क्या कर लिया है, तालिबान ने इस पर आक्रमण कर दिया है तालिबान ने, और इस पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया तालिबान ने, ठीक है। तो सर्वाधिक अशांत देश है, हमेशा लड़ाई ही हुआ करती है यार, ठीक है। तो ऐसे देशों को बेटा कहाँ शांति मिलेगी, ठीक है। फिर आप बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2021 में फर्स्ट नंबर पे आपका अगर बात करोगे, फर्स्ट नंबर पे आप बात करोगे तो आइसलैंड है, सेकंड में फिनलैंड है, थर्ड पे नॉर्वे है, भारत की रैंकिंग कितनी है 140 है। इस रिपोर्ट में भी अफगानिस्तान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, तो भारत की रैंकिंग आपको याद रखनी है 140 है। फिर आप बात करोगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सन 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो आपका बेटा महाराष्ट्र है। मतलब जस्टिस देने में शीर्ष स्थान किसका रहा है, महाराष्ट्र राज्य का रहा है। फिर आप बात करोगे भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में सन 2021 में अगर बात करोगे तो भारत की रैंक कौन सी है, अगर बात करोगे तो भारत की रैंक कौन सी है, आपकी 10वें नंबर की रैंक है। मतलब बात करोगे भारत की एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में ये बेटा 4.52 लिखा है परसेंटेज से भारत की रैंकिंग कौन है आपकी 10वें। थी आपको रैंकिंग याद करनी है, सब परसेंट नहीं आपको याद करना है, ठीक है। रैंक याद रखिएगा, भारत 10वें स्थान पर है। फिर आप बात करेंगे यहाँ से बेटा आपका विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो बात करेंगे भारत की रैंकिंग 94 है, भारत की रैंकिंग 94 है विद सूडान, अर्थात एक ही स्थान पे दो लोग हैं, ठीक है। भारत और सूडान कितने नंबर पे है, 94 नंबर पे है। टॉप कंट्री कौन है आपकी, बेलारूस है। जो बेटा टॉप स्थान सिंगापुर का है, ये ऊपर का है बेटा आपका। भारत की रैंक कितनी है, 10वां है, इसमें पहले नंबर पे आपको कौन है, सिंगापुर है। प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी, जहाँ से आपका क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व भुखमरी सूचकांक सन 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है, 94 विद सूडान, अर्थात सूडान और भारत दोनों की रैंकिंग है 94, ठीक है। और टॉप पर क्या है आपका, बेलारूस है। फिर आप देखोगे ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 2021 के अनुसार विश्व का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बन गया है, तो बात करेंगे टॉप पर एप्पल, अर्थात सबसे वैल्यूएबल कंपनी है एप्पल है। भारत का जो रिलायंस है इसका कौन सा स्थान है, इसका 5वां स्थान है, ये भी आपको याद रखना। फिर आप नेक्स्ट कर बात करेंगे सन 2021 में भारत को ब्रेकआउट इकोनॉमीज में कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया बेटा, चौथा। मतलब उभरती हुई इकोनॉमी, ब्रेकआउट इकोनॉमीज का मतलब उभरती हुई इकोनॉमी, जो तरक्की कर रहे हैं लोग। तो भारत किस नंबर पर है, तो भारत चौथे नंबर पर है। टॉप स्थान किसका है, चीन का। अब देख ही रहे हो कोरोना हुआ है लेकिन चीन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लगातार विकास करता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो सबसे उभरती हुई इकोनॉमी किसकी है आपकी, चाइना की है, भारत की चौथे नंबर पे है। फिर अगर देखेंगे वर्ष सन 2021 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में विश्व की सबसे महंगी टू व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है, तो भारत की जो कंपनी है जो भारत बाजार में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो बेच रही है, देख सकते हो इसको, तो बजाज ऑटो आपकी बनी है, ठीक है। ये सबसे महंगी टू व्हीलर कंपनी बनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स सन 2021 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है बेटा, तो सबसे अमीर व्यक्ति देखेंगे तो कौन है, तो अमेजॉन के जो मालिक हैं आपके कौन है, जेफ बेजोस। ये क्या है, ये पहले नंबर पे है। इनकी इनकम कितनी है, $201 बिलियन, $201 बिलियन। मुकेश अंबानी की अगर बात करोगे, मुकेश अंबानी का 12वां स्थान है, विश्व में ये 12वें स्थान पर है, मतलब 12वें व्यक्ति हैं जो सबसे अमीर हैं। फिर अगर आप बात करोगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार किस राज्य ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया है, अगर बात करोगे तो बिहार। बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है, महिलाएं समाज से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही है। तो बिहार का यह अच्छा कदम है, अन्य राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। फिर अभी ये है पीछे बता चुके हैं आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पे कौन है आपका, महाराष्ट्र है। फिर आप देखोगे भारत को वर्ष सन 2021 में वैज्ञानिक प्रकाशन में दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है, तो भारत को बेटा कौन सा स्थान दिया गया है, भारत को 3रा स्थान दिया गया है। और टॉप पर आपका क्या है, टॉप पर चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ग्लोबल
फायर पावर सूचकांक सन 2021 में दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। बेटा दुनिया की सबसे ताकतवर सेना कौन है? बेटा सबको पता है, पहले नंबर पे तो आपका अमेरिका ही रहेगा, पहले नंबर पे अमेरिका ही रहेगा, दूसरे नंबर पे रूस ही रहेगा, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथा आपका भारत है और 10वां स्थान कितना है किसका है? तो पाकिस्तान का है। हमेशा याद रखना, इतनी जल्दी कोई रूस और अमेरिका को नहीं पिछाड़ पाएगा। अमेरिका सुपर पावर, दूसरे नंबर पे आपका कौन है? रूस है, तीसरे नंबर पे चाइना है, चौथे पे भारत है आपका, ठीक है, और पाकिस्तान का 10वां नंबर है। फिर अगर आप बात करते हैं कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 86 है। कितनी है? 86 है। और टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका न्यूजीलैंड और वियतनाम है। कौन है? आपके दो देश हैं, न्यूजीलैंड और वियतनाम। सबसे नीचे कौन है? सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में? तो आपका ब्राज़ील का रहा है। भारत का स्थान कितना है? 86वां स्थान है। टॉप पर क्या है आपका? न्यूजीलैंड और वियतनाम है। सबसे नीचे इसमें क्या है? ब्राज़ील है। फिर अगर बात करोगे भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सन 2021 में भारत की रैंक कितनी है? इसमें भारत की रैंक कितनी है? 86 है। टॉप पर कौन है? टॉप पर आपका न्यूजीलैंड है। टॉप पर आपको कौन है? न्यूजीलैंड है। और आपका क्या है? फिर अगर बात करोगे न्यूजीलैंड के साथ दो लोगों को यहाँ पर दिया गया है, न्यूजीलैंड और आपका क्या है? डेनमार्क है। तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। टॉप पर आपके क्या है? न्यूजीलैंड है और डेनमार्क है। सबसे नीचे अगर बात करेंगे तो सबसे नीचे जो है आपके सोमालिया और साउथ का अर्थ है दक्षिणी सूडान। ये दो आपको याद रखने हैं। फिर अगर बात करेंगे वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 7 नंबर पर है, ठीक है। कितनी रैंकिंग है? 7 नंबर है। टॉप पर कौन है? टॉप पर मोजाम्बिक है। साथ बेटा एक क्वेश्चन वही पिछले रिपीट हो गए हैं, अब पीछे क्वेश्चन हमने बताए हैं, वहाँ से आप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो कुछ ओलंपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमने लिए हैं जो आपको याद कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, पूछे जाएंगे। अगर बात करेंगे ओलंपिक से, ये आपका ओलंपिक स्पेशल है, ठीक है। ओलंपिक स्पेशल है। ओलंपिक में अगर देखेंगे सन 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो, ये कौन सा संस्करण है? ये 32वां संस्करण है। कहाँ आयोजित होगा? जापान के कहाँ पर बेटा? टोक्यो में, ठीक है। और कैसा ओलंपिक है बेटा? ये ग्रीष्मकाल में होने वाला आयोजन। ग्रीष्मकाल का मतलब गर्मियों में आयोजित किया जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कौन सा? 32वां संस्करण है। कहाँ आयोजित होगा? आपका 2021 में जापान में। फिर आप देखोगे इससे पहले की अगर बात कर रहे हो, सन 2021 से पहले जापान में 1964 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखोगे इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में सन 2016 में हुआ था और इस ओलंपिक का शुभंकर विनीसियस था। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा हर 4 साल पर आपके ओलंपिक होते हैं, लेकिन 20 में आपका कोरोना काल हो गया था, इसी वजह से आपका क्या हुआ? 21 में हुआ है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, शुभंकर जरूर याद रखना है। फिर देखोगे अगला मतलब 32वां हो चुका है ना, अब 33वां, अगला मतलब 33वां, ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सन 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। कब होगा बेटा? पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, पेरिस फ्रांस में। फिर आप बात करोगे जो आपका ओलंपिक हो रहा है टोक्यो जापान में, ये कब से कब इसका आयोजन होगा? तो 23 जुलाई से आपका 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। फिर अगर बात करोगे टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम को, कितने गेम को बेटा? 5 नए गेम को शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, 5 नए गेम शामिल किए गए हैं। इनमें सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे और बेसबॉल है, ठीक है। इसमें से जो भी आपका ये बेसबॉल है ये 13 साल बाद वापस आ रहा था, जिससे पहले था ओलंपिक में, लेकिन ये 13 साल बाद इसकी वापसी आ रही है। इन 5 का नाम आप याद रखिएगा। फिर आप बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की आप बात करेंगे तो खेलों में बात करेंगे तो 33 प्रथाएं होंगी इसमें, ठीक है। और 339 कितना हो जाएगा? 339। ऐसे पढ़ा करो, 339 अर्थात 339। अच्छा डबल पढ़ा करो ना, ताकि याद हो जाए। इतने क्या होंगे? इवेंट होंगे। फिर आप बात करोगे ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा MC मैरी कॉम और आपके मनप्रीत, 2 लोग आपके होंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, ठीक है। फिर आप देखोगे MC मैरी कॉम के बारे में है। MC मैरी कॉम मुक्केबाज खिलाड़ी हैं और यह मणिपुर की रहने वाली हैं। इनको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपके MC मैरी कॉम के बारे में। फिर आपका मनप्रीत सिंह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आप बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक सन 2021 का समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? बेटा समापन समारोह है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है।
जब शुरू होगा उद्घाटन तो बेटा भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, तो आपके एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे। फिर आप बात करोगे अगर कि टोक्यो ओलंपिक समापन जब समाप्त होगा तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन होगा, बजरंग पुनिया होंगे। फिर बजरंग पुनिया के बारे में कुछ बातें ली गई हैं। बजरंग पुनिया ये आपके पहलवान हैं, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। फिर बात करोगे टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मारियप्पन थंगवेलु होंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, वो केवल ओलंपिक जब पूछेगा आपका ध्वजवाहक तो आपके मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हो जाएंगे। अंतिम समय में कौन हो जाएगा, आपके बजरंग पुनिया हो जाएंगे। लेकिन पैरा ओलंपिक पूछ लेगा आपका तो कौन होंगे, आपके ध्वजवाहक कौन होंगे, मारियप्पन थंगवेलु होंगे, ठीक है। फिर इनके बारे में लिखा है मारियप्पन थंगवेलु पैरा हाई जंपर है। कौन है बेटा, पैरा हाई जंपर हैं, यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं और सन 2020 में इनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये आपको इतना पढ़ लेना है। फिर देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट दो नीचे के क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। क्या है, टोक्यो जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या या मास्कॉट, क्या शुभंकर को हम क्या मास्कॉट भी बोल सकते हैं, क्या है इसका, मिराई तोवा। क्या है आपको याद रखना है, मिराई तोवा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिराई तोवा बार बार कहो, ठीक है, मिराई तोबा। फिर आप देखोगे अगर पैरा ओलंपिक, अभी क्या टोक्यो सामान ओलंपिक है, फिर देखोगे अगर पैरा लगा देगा, पैरा ओलंपिक अगर पूछेगा तो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो यहाँ पर आपका शोमाइटी है। क्या है शोमाइटी, बेटा जो पैरा ओलंपिक होता है इसके बारे में थोड़ा जान लो, ठीक है। ये अगर देखोगे ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है। अगर कोई शारीरिक किसी की दिक्कत है तो उनके लिए ऐसा है नहीं कि उनको खेल से निकाल दिया जाएगा, किसी के अंदर अगर कोई क्षमता है तो उनको भाग लेने नहीं दिया जाएगा, उनके लिए अलग से ओलंपिक होता है, उसी को पैरा ओलंपिक कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो शुभंकर है वो शोमाइटी है। टोक्यो का जो नॉर्मल अगर पूछेगा आपका टोक्यो जापान में ओलंपिक का जो शुभंकर है क्या है वो तो आपको माराई तोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श क्या है, यूनाइटेड बाई इमोशंस। क्या है बेटा, यूनाइटेड बाई इमोशंस, ये इसका आदर्श वाक्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात करोगे ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, 6 अप्रैल 1896 को ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। फिर आप देखेंगे पहली बार ओलंपिक खेलों में महिला, ठीक है, 1900 में भाग ली थी, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया था, ठीक है। फिर आपका क्या है, सन 2012 के लंदन ओलंपिक में पहली बार सभी प्रतियोगी देशों द्वारा महिला एथलीट को भेजा गया था। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सभी देशों द्वारा महिला एथलीट कब शामिल हुई थी, सन 2012 के ओलंपिक गेम में शामिल हुई थी। फिर अगर देखोगे यूनानी कैलेंडर के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में आयोजित हुए थे। इसी कारण इस खेल का नाम क्या पड़ा, इसीलिए इस खेल का नाम क्या पड़ा आपका, ठीक है, ओलंपिक पड़ा, ठीक है। ये आप देखिए कितना आज से 776 ईस्वी में, ठीक है, पूर्व में क्या हुए थे आपके ओलंपिया में आयोजित हुए थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, ओलंपिक पड़ा। ये आप याद रखिएगा। यूनानी कैलेंडर की बात कर रहा है बेटा, लेकिन ऐसे ही पूछेगा आपका, तो 6 अप्रैल 1896 में शुरुआत हुई थी। फिर अब बात करोगे पहला ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पहला ओलंपिक खेल आपका जो है एथेंस आपका ग्रीस में है आपका, तो यहाँ पर आयोजित किया गया था। फिर आप बात करोगे ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो ओलंपिक खेल को शुरू करने का जो श्रेय है वो पियरे डी कोबर्टीन को जाता है, ठीक है, कि इन्होंने ही ओलंपिक खेल को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, ठीक है, कि पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 1924 में चिमोनिक्स, बेटा ये स्थान है आपका चिमोनिक्स, से कहाँ पड़ता है, फ्रांस में, यहाँ पर हुआ था, ठीक है। फिर पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम इटली में हुआ था। पहला जो भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, पहला पुरुष, पहला महिला, पहला खेल कहाँ पे हुआ था पहली बार, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर आप बात करेंगे सिर्फ एक बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक बार 1900 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया था, जिसका आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ था। देखिए बेटा क्रिकेट क्या होता है, एक लंबा गेम होता है, ठीक है, तो इसलिए और दूसरी बात है और भी कुछ सारी समस्याएं होंगी, इसलिए इसको ओलंपिक में अभी तक नहीं शामिल किया गया है, सिर्फ एक बार आपका शामिल किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आप देखेंगे ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है, 4 वर्ष के अंतराल पर होता है, अभी हमने आपको बता दिया। फिर देखोगे पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर या मैस्कॉट शामिल किया गया था, तो आपको कौन था 1972 में जो ओलंपिक हुआ था आपका, उसमें शामिल किया गया था। आपको या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, और प्रेजेंट में क्या है, मिराई तोवा, ये भी आपको याद रखना है, प्रेजेंट में जो मैस्कॉट है। फिर आप देखेंगे किया गया था, ठीक है, क्या फ्रांस पेरिस में शामिल किया गया था, और इस शुभंकर का नाम क्या था, यहाँ पे नाम भी हमने लिख दिया है शूस, तो ठीक है। पहली बार अगर बात करोगे यहाँ पर, पहली बार जो आपका अगर बात करोगे तो पहली बार
अगर पूछेगा शुभंकर कब शामिल किया गया था तो 1972 में। दूसरी बार है, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर को 1968 में ग्रीन नोबेल फ्रांस ओलंपिक में शामिल किया गया था। इस शुभंकर का नाम क्या था? सुस था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपके लिए याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आप देखोगे 1972 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक म्यूनिख जर्मनी में हुआ था, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर वाल्डी था। इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आप जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप देखोगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर आप देखोगे 4 तो आपको सबको पता ही है। फिर ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका कि पहली बार ओलंपिक में शुभंकर शामिल किया गया था 1972 में, पहली बार किस ओलंपिक में शुभंकर मैच को 1968 में ग्रीन नोबेल फ्रांस में शामिल किया गया था। इस शुभंकर का नाम सुस था, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ पे कहीं पे 1968 है, कहीं पे 1972 बेटा, तो एक आपका अगर देखोगे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक डबल होते हैं ना, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे बेटा, इतने ही क्वेश्चन हैं आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमने कोशिश की है कि आपको 100% सही पढ़ाया जाए और आपका पेपर में क्वेश्चन फंसे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है आपको, ताकि आपके पेट में कम से कम 70 से कम नंबर बेटा ना आए, ठीक है। 65 नॉर्मली, 65 थोड़ा अच्छे नहीं नंबर आपके, 70 प्लस नंबर हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबर हैं आपके लिए। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा।